नमस्कार दोस्तों। एपीओ का नोटिफिकेशन निकल गया है गजटेड का। बहुत जल्द एग्जाम होंगे आपके जनवरी में। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो कवर किए हैं। और मैं सोच रहा हूँ जो बचे हुए कुछ सब्जेक्ट है उसको भी मैं कर लूँ, पहले एस्टेब्लिशमेंट कर लूँ। एस्टेब्लिशमेंट के जितने सब्जेक्ट है उसमें कंडक्ट रूल के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कंडक्ट रूल भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एपीओ एग्जामिनेशन बट बीइंग ए रेलवे एम्प्लॉय भी आपको कंडक्ट रूल आना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो भी कर्मचारी हैं वो भी कंडक्ट रूल सब पे लागू होता है, तो उसके हिसाब से भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक मुझे एक शायद रतलाम डिवीजन का एक किसी ने बनाया हुआ है, मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा ब्रीफ है। तो इसके ऊपर हम एक के बाद एक कंडक्ट रूल पढ़ेंगे और बाकी रूल भी डिस्कस करेंगे। टोटल 26 कंडक्ट रूल है, तो आज कोशिश करूंगा 13 कंप्लीट हो पाए। तो एक या दो तीन पार्ट में हम कंडक्ट रूल के ऊपर बात करेंगे, फिर कंडक्ट रूल में कुछ अच्छे सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने जो निकाले हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा कुछ वीडियोस में बनाऊंगा कंडक्ट रूल पे ताकि आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो एक तो मुझे बोलना था, एक तो कंडक्ट रूल, ये कंडक्ट रूल मुझे मिला है आपको सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंडक्ट रूल है वो 1964 है और हमारा 1966 है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा है हमारा, तो हमारा 66 है। तो इसमें मैं देख रहा था कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके रूल 1, रूल 2, रूल 3, ए बी सी 4 और 25 तक दिखाया हुआ है, हमारा 26 है। तो लगभग लगभग नंबर, और ये 13 गिफ्ट, 13 ए डॉरी, यानी मैं देख रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा जो रेलवे का जो कंडक्ट रूल है, ये जो मैंने बताया, लगभग लगभग सेम है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ स्टेट के देखे, स्पेशल आंध्रा का देखा, तो आंध्रा में नंबरिंग आगे पीछे हो रहा है। लगभग लगभग कंडक्ट रूल तो वही है लेकिन नंबरिंग अलग अलग है। हमारा जो शायद 13 नंबर का गिफ्ट है, तो वो उनका 6 नंबर आ रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सीसीएस रूल 1964 और हमारा 1966 बिल्कुल सारे के सारे जो नंबर है सेम नंबर है। तो मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा जो रेलवे का जो मेरा वीडियो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी लोगों पे भी काम आएगा, क्योंकि लगभग हमारा सेम है और पॉलिसी लगभग सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही शायद रेलवे ने पूरा का पूरा एडॉप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रूल 1 क्या है, कंडक्ट रूल। इसका पूरा नाम देख लीजिए, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। क्वेश्चन में के बाद रेलवे सर्वेंट आता है या रेलवे सर्विस आता है, तो रेलवे सर्विसेज आपको पढ़ना है। रेल सेवा है, न कि जो है रेलवे सर्वेंट नहीं है। पहला जो रूल है वो है शॉर्ट टाइटल्स है, संक्षिप्त नाम है, जिसमें कहा गया है कि नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 है। दिस रूल में भी कॉल्ड द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966, और ये जब से लागू होंगे 1966 से लागू होंगे। रूल 2 में डेफिनेशन बताई हुई है, टू ए डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कौन है, तो इसके लिए मैं बता दूं सरकार की डेफिनेशन अलग अलग है। एज फार एज द गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर गजेटेड ऑफिसर की बात करें तो सरकार की परिभाषा अलग है, और ग्रुप सी की सरकार की परिभाषा अलग है। तो इसमें मैंने एक छोटा सा लेके आया था यहाँ पर। बाकी एक्चुअल में इसमें लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर है जो जितने भी रेलवे में, तो इसमें जो रेलवे बोर्ड में जो काम करते हैं गजेटेड ऑफिसर उनके लिए रेलवे प्रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं जनरल जो बात करूँ इंडिया में, एक्सेप्ट रेलवे बोर्ड ऑफिस, तो उसमें ये बताया हुआ है कि जो अदर गजेटेड ऑफिसर है यानी रेलवे बोर्ड में नहीं है, मतलब जो जितने भी डिविजन्स जोनल में है वहां पर गवर्नमेंट का मतलब गजेटेड ऑफिसर के लिए यानी मेरे लिए रेलवे बोर्ड है गवर्नमेंट। और ग्रुप सी के मामले में जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, जिस भी जोनल रेलवे में ग्रुप सी काम करता है उसका उनके जनरल मैनेजर ही उनके गवर्नमेंट होंगे, ये बताया गया है सरकार की परिभाषा। तो ये जानकारी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एज फार एज ग्रुप सी का कंसर्न में कौन है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन के तहत सरकार कौन है, तो ग्रुप सी के लिए उस जोन के महाप्रबंधक महोदय होंगे। रेलवे सेवक की परिभाषा दी है 2B में, डेफिनेशन और रेलवे सर्वेंट कौन है वो बताया हुआ है। उसके बाद 2C, डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट की परिवार में कौन कौन आते हैं। जनरली हमारे पास रूल में जो आते हैं जनरली वही आते हैं, एम्प्लॉय, उसके स्पाउस, पति पत्नी जो भी हैं, बच्चे हैं। और इसमें ये कहा गया है कि अगर वाइफ डाइवोर्स ले लिया है तो नहीं आएगी, इंक्लूडिंग अगर सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्ट है वो भी नहीं आएगी।
और बच्चों के बारे में ये कहा गया है कि बच्चे अगर डिपेंडेंट है तभी उसके परिवार की डेफिनेशन में आएंगे। अगर आप पे डिपेंडेंट नहीं है, लड़का लड़की जो भी है, तो फिर वो नहीं आएंगे। कई बार इसमें कंडक्ट रूल में बताया गया कि आपकी फैमिली में कोई भी सामान खरीदता है तो आपको इंटीमेशन करना उस मामले में काम आता है कि क्या बच्चों ने कोई सामान खरीदा या कोई परचेज किया, कुछ भी उसको बताना नहीं बताना है। तो अगर परिवार की परिभाषा में नहीं आते हैं तो आपको नहीं बताना है। तो परिभाषा की जानकारी होना जरूरी है। थ्री रूल थ्री काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो चार्जशीट इशू होती है डीआर के अंदर, हम 3 1 1 3 1 2 3 1 3 लगाते हैं। अब सरकार ने इसमें काफी सारे तीन से मैं आपकी बता देता हूँ मैं आपको। तीन में टोटल 21 पॉइंट डाले हैं रेलवे बोर्ड ने। पहले सिर्फ तीन होते थे, 3 1 1 3 1 2 3 1 3। पहला जो था वो 3 1, ये सबको जनरली मालूम होना चाहिए, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण ईमानदारी बनाए रखना है हर रेलवे कर्मचारी को। दूसरा है 3 1 2, कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। और 3 3 है डू नथिंग विच इज अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट, ऐसा कुछ नहीं करेंगे करेंगे जो रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय। ये तीन काम के होते थे। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने काफी सारे ऐड किए हैं, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी से स्पीड में इसको निकालता हूँ। 4 में कहा गया है कि संविधान की सर्वोच्चता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहेगा। 5वां है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता की रक्षा करेगा, उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा। 6वां है उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा, मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए और एथिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए रेलवे कर्मचारी को। 7वां है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखा, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इसमें बता दूं मैं आपको कि राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना और हमारे यहाँ एक राजनीतिक गतियों से दूर रहना दो अलग है। एक हमारा कंडक्ट रूल 5 भी आएगा, तो जरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो देख लीजिए। 3 1 7 है कि 5 नंबर का कंडक्ट रूल है, तो ये थोड़ा आप समझ लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि 3 1 5 7 में भी राजनीति के संबंध में बात रखी, तो यहाँ आपको तटस्थता रखनी है। तटस्थता क्या होती है, न्यूट्रलिटी क्या होती है। मेरे हिसाब से इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जनरली हम जब बाहर मिलते हैं ऑफिस में तो कई बार, या ट्रेन में मिलते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्शन चलने वाला है, अभी जल्दी 2024 में इलेक्शन आ रहा है, तो हम अपने विचार राजनीतिक पार्टियों के बारे में, सरकार के बारे में देना चालू कर देते हैं। तो मेरा ही मानना है कि बीइंग ए इंडियन सिटीजन, आपको राइट है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में वोट दें, बट दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। आपको मतदान जो है सीक्रेट रखना चाहिए और उस पे डिस्कशन, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको डिस्कस नहीं करना है। वो आपको घर में आप फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लो, ठीक है। पब्लिकली आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर करते हैं तो फिर वो मेरे हिसाब से तो तटस्थ नहीं, आप पॉलिटिकली आप वो इन्फ्लुएंस दिखेंगे उसमें, तो वो चीज कहीं ना कहीं कंडक्ट रूल 3 7 का वायलेशन है। तो आपको जब आप बाहर निकलते हैं, खासतौर से ऑफिशियल प्रोमिसेस में या कहीं भी सार्वजनिक स्थानों में, तो आपको राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना है। अगला है कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। आपको कोई भी मामला आता है तो आपको बिल्कुल इम्पार्शियल रहना, निष्पक्षता से काम करना है, मेरिट पे ही काम करना है, ईमानदारी दिखानी है। 9वां है जवाबदेही है, पारदर्शिता। आपके काम जब करते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तो वैसे भी होनी चाहिए, कोई भी आप काम करते हैं जहां जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें अनसेटिस्फेक्शन लोगों में कम होगा, पारदर्शिता में आपके काम अच्छे होंगे और लोगों को शिकायतें नहीं रहेगी। अगला क्लास बताया हुआ है कर्तव्यों के निबंधन में, ये तो मैंने बता दिया। निष्पक्षता, ज, जनता विशेषतः कमजोर वर्गों के प्रति अनुशासन, अनुक्रियाशील बना रहेगा, मेंटेन रेस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक, पर्टिकुलर टू द वीकर। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके प्रति आपको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव बनना है, आपको उस पर ध्यान देना है, इस तरह की बात हो जाए। उसको छोड़ना नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करना उनको। जनता के साथ शिष्ट है, सद्व्यवहार बनाए रखेगा, केवल लोकहित में निर्णय लेगा, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कार्यकुशलता और प्रभावी ढंग से मितव्यय से करेगा, करवाएगा। इसके बाद है अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी भी निजी हित को प्रकट करेगा एवं किसी अंतर्विरोध का समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जो लोक हित की रक्षा होती है। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटेड टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन ए वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अगला है किसी व्यक्ति या तो संगठन से किसी प्रकार वित्तीय अन्य प्रकार आवास सेवा स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य की निष्पादन प्रभावित हो।
Not misuse his position as railway servant and not take decision in order to derive financial and material benefit for himself. ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अपने मतलब रेलवे से अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसमें भी एक 4 नंबर का भी हमारे इसमें कंडक्ट रूल आता है, मैं अभी बताऊंगा। और न स्वयं के लिए, परिवार के लिए या मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक संसाधनों के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लेगा। तो 4 नंबर का कंडक्ट रूल भी ये मिलता जुलता है कि अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है। ये 16 है, केवल योग्यता के आधार पर ही निर्वाचन करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिश करेगा। मेक चॉइस, टेक डिसीजन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट। अगला हमारा ये हैगा 17। ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करेगा, किसी के प्रति विशेषकर समाज के गरीब एवं सुविधाओं से वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। किसी कानून, नियम, विनिमय या स्थापित परिपाटियों के विरुद्ध कोई काम करने से विरत रहेगा। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज और मे बी कंट्री टू एनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड एस्टेब्लिश प्रैक्टिस। ये जो हमारे आजकल हम लोग कई बार एस्टेब्लिशमेंट की जहाँ बात कर रहे हैं, रूल पढ़ते नहीं है और काम करते हैं, तो ये कंडक्ट रूल, अगर आप कोई भी रूल को पे काम नहीं हुआ, गलतियां हुई, तो विजिलेंस वाले भी अगर केस उठाते हैं तो आपको कंडक्ट रूल ये लगता है कि आपने जो रूल बने हुए हैं उसको वायलेट किया, रूल को पढ़ा ही नहीं है। जो प्रैक्टिस चल रही है, कई जगह रूल एकदम क्लियर नहीं आता, जो प्रैक्टिस में चल रही है वो आपको चलाना है। तो ये आपका कंट्रोल रूल होता है कि आपको अपने रूल जो भी आपके जिस भी मैनुअल का फॉलो करते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, पर्सनल डिपार्टमेंट, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट के फॉलो करने हैं। इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो जो भी रूल्स जिस भी डिपार्टमेंट ने बनाए हुए रेलवे बोर्ड ने, उन नियमों को पालन करना है, ये आपका कंट्रोल रूल बोलता है। अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासित रहेगा एवं स्वयं को संसूचित विधि सम्मत आदेशों का पालन करेगा। Maintain discipline in the discharge of his duty and be liable to implement the lawful orders duly communicated। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं कि जब आप काम करते हैं तो आपको काम करने में डिसिप्लिन होना चाहिए। आप इनडिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे कार्य के बाद। दूसरा, आपको जो भी ऑर्डर्स मिले हैं, कम्युनिकेट किए गए आपको कानून से, उसको लीगली तौर पे उसको आपको फॉलो करना है, आपको ये बताया गया आपको। इसके बाद लिखा हुआ मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। आपको जो काम जो भी करते हैं तो आपको उसमें गोपनीयता, अगर आप गोपनीयता वाले काम में जुड़े हुए हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो ऐसे कार्यों को आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय रखना है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये हमारे एक डिस्क्लोजर का भी कंडक्ट रूल आएगा, उससे भी मिलता जुलता है। तो आपको देख लीजिए कि क्या कंडक्ट रूल है, मैं जब आएगा तो आपको बता दूंगा। Perform and discharge his duties with the highest degree of the professionalism and dedication to the best of his ability। जो भी आदमी कर्मचारी काम कर रहा है उसको अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखानी है। अभी वो जमाना चला गया कि सरकारी है तो बिल्कुल हम ढीले चल रहे हैं। अब बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, बिल्कुल हायर डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। जैसे आजकल हर आदमी प्रोफेशनल हो गया है, तो अब रेलवे और सरकारी कर्मचारी से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी अपने हाईएस्ट डिग्री प्रोफेशनलिज्म दिखाए और डेडिकेशन टू बेस्ट ऑफ एबिलिटी, जितना भी उसमें एबिलिटी है कर्मचारी में, वो अपना बेस्ट दे काम करने में। ये आपका कंडक्ट रूल यहाँ खत्म होते हैं 3 नंबर का। अब दूसरा 3(2) बताता है पर्यवेक्षी ड्यूटीज ऑफ द रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट एंड एनी अदर पोस्ट। सुपरवाइजरी पोस्ट में जो काम करते हैं 3(2), तो उनको क्या करना है मैं जरा आपको बता दूं। सुपरवाइजरी पोस्ट वाला, तो every railway servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all railway servant for the time being under his control authority। जो अभी मैंने आपको 3(1) में जितनी भी 21 बातें बताई हैं, वो हर सुपरवाइजर ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि जो काम हो रहा है गोपनीयता से काम हो रहा है, जो भी बेस्ट एबिलिटी से काम हो रहा है, वो इंश्योर करे कि हर कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हर सुपरवाइजर जो है वहां पे उसकी ड्यूटी बनती है। जो 21 पॉइंट जो बताए हैं वो मेरे ख्याल से उसकी सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि रेलवे सर्वेंट उन सभी 21 बातों को फॉलो कर रहा है, ये बताया गया है इसमें। बाकी काफी सारी बातें इसमें कही है, मैं से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक और कहा गया है कि जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं सुपरवाइजर को ऊपर से, हायर अथॉरिटी से मिलते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन अगर वर्बल होते हैं तो उसको बाद में लिखित में ले लिया जाए। और वो खुद भी अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो लिखित में इंस्ट्रक्शन दे। और अगर किसी वजह से अर्जेंसी में वर्बल ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं या वो दे रहा है, तो बाद में उसको लिखित रूप में रिटर्न ऑर्डर्स को लेके उसको कंफर्म कर ले। ये हमारा 3(b) आता है। उसके बाद सॉरी 3(2) आता है, ये 3 का 2 है। उसके बाद 3(a)(b)(c), ये है हमारा प्रॉपर्नेस एंड तत्वता और शिष्टाचार। इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। पी है ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके बारे में मुझे बताना था।
कि 3B के अंदर है, एवरी रेलवे सर्वेंट एट ऑल टाइम्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एज, मैरिज, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। ये एग्जाम में कभी पूछते हैं कि विवाह की आयु, पर्यावरण के संरक्षण एंड वन्य जीवन एंड सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के संबंध में हमारा कौन सा कंडर रूल होता है। तो 3B के तहत प्रत्येक रेलवे कर्मचारी जो है, वो सरकार ने विवाह की जो आयु तय की है, जैसे मतलब 18 साल की लड़की है और लड़का 21 साल का है, अपने बच्चों की शादी करना है, खुद भी जब शादी करता है, या अगर फीमेल रेलवे एम्प्लॉय है तो वो शादी करती है, तो उसको विवाह की आयु के कनेक्शन में जो भी सरकार के जो नियम है उसको पालन करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, वन्य जीवन जो है उनका संरक्षण करना है, सांस्कृतिक विरासत जो भी है उनकी सुरक्षा करनी है। उसके अलावा उसके मामले में जो भी सरकार ने जो नियम बनाए उनको पालन करना है। सिमिलरली जो हमारा 3B का 2 जो आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 3B का 2 जो पार्ट है वो होता है महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के संबंध में सरकार की नीतियों का पालन करना। तो 3B जो है वो महिलाओं के खिलाफ अगेंस्ट में जो क्राइम है उसके बारे में कहता है। और सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात आती है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक। तो ये देख लीजिए, महिलाओं की जब बात आ रही है तो कंडक्ट रूल, अगर एग्जाम पर्पस में जो बता रहा हूँ, वहां अगर सेक्सुअल हरासमेंट की जब बात आती है वो 3C में आता है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है तो दोनों में अंतर है। तो क्राइम का जब मामला आता है वो 3B में आता है, 3B2 में आता है। और सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो 3C में आता है। सेक्सुअल हरासमेंट की जो भी बातें हैं वो 3C में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, किस किस बातों को सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में लिया जाएगा। तो ये हमारा 3B और 3C हो गया यहाँ पर। चौथा है सरकारी संरक्षण प्राप्त कर्मचारियों या फर्मों में रेलवे सेवकों के निकट नातेदारों का नियोजन। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म एंजॉइंग गवर्नमेंट पेट्रोनेज। इसमें रूल 4 में बताया कि कोई भी अधिकारी जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने किसी निकट संबंधी को कहीं पे भी नौकरी देने के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगेगा जहां से उसका ऑफिशियल डीलिंग हो ऐसी फर्म में। तो ये 4 नंबर बोलता है। 5 नंबर, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि राजनीतिक और निर्वाचनों में भाग लेना, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स इलेक्शन। कोई भी रेलवे कर्मचारी है वह राजनीति में भाग नहीं ले सकता, इलेक्शन नहीं निकल सकता। इसके बारे में एक बता दूं, नियम 5, ये 5 नंबर, इसको 5 उंगलियां हमारी, इससे आप याद रखिए कि राजनीति और इसका क्या कनेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जहां भी 5 आ रहा है आपका, यानी वो राजनीति है। तो राजनीति के रिप में ये याद कराने की कोशिश की मैंने कि जब भी 5 है तो समझ लीजिए राजनीति अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये मेरा हाथ याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार 5 नंबर हमारा राजनीति से कनेक्शन था। उसका आंसर आप लिख सकते हैं। नियम 6 में कहा गया है कि रेल सेवक के का एसोसिएशन एवं यूनियन में सम्मिलित होना, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट। रूल 6 में कहा है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ऐसे एसोसिएशन या ऐसे यूनियंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो रेलवे की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करते हैं, जो रेलवे के खिलाफ गतिविधियां करते हैं। रेलवे वाले जो यूनियंस जो बनाते हैं, हमारे जो भी यूनियंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे यूनियन, ऐसे एसोसिएशन में शामिल नहीं होगा जो रेलवे, जो सरकार की, जो जो हमारा जो देश है उसकी सुरक्षा अखंडता पे के खिलाफ काम करते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसी ताकतों में, ऐसी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेगा। लेकिन वह जो है अगर वो इंस्टीट्यूशन में काम करता है, हमारे जो यूनियंस है हमारे रेलवे की, उसमें वो कर सकता है। मैं जरा पढ़ के सुना दूं आपको। Here are joining of association of union by railway servant. No railway servant shall join or continue to be member of association or union, the object of the activity of which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, public order, morally. तो इसमें कहा गया है कि कोई भी जो है कर्मचारी ऐसे यूनियंस को, एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करे जो देश की सुरक्षा के अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। ये जरा बताया गया हुआ इसमें। रूल 6 तो अभी हो गया आपका। अगला है हमारा रूल 7, नियम 7। सेम यही है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। इसमें भी ये कहा गया है कि ऐसे कोई प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भी देश की सुरक्षा या देश के खिलाफ गतिविधियां हैं, देश की अखंडता को तोड़ने हैं, देश के खिलाफ जो देशद्रोही वाले जो काम होता है ना, उसमें सीधे शब्दों में कहूं
कि जो देश की सुरक्षा ऐसे जो देश के अगेंस्ट में के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पैदा करती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर जो हमारे यूनियंस कई बार डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, जो अगर शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लंच टाइम में हमारा होता है या ऑफिस आने से पहले या ऑफिस के बाद, और जिसमें आप रास्ता नहीं रोकते हैं, अवरोध नहीं पैदा करते हैं, तो ऐसे शांतिपूर्वक जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऐसे प्रदर्शन हैं जो देश की सुरक्षा के खतरा करता हो, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, ऐसे प्रदर्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नियम 8 बोलता है प्रेस एंड अन्य मीडिया के साथ संबंध, कनेक्शन विद द प्रेस एंड अन्य अदर मीडिया। इसके बारे में मैं कुछ लेके आया था। इसमें कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी समाचार पत्र या किसी आवधिक प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूर्ण या आंशिक स्वामित्व नहीं रखेगा, उसके संपादन प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर उसका कोई प्रोग्राम है, किसी भी समाचार पत्र जो मीडिया है उसमें जो आप प्रोग्राम या जो भी हम पार्टिसिपेट, उसमें ऑनरशिप आइदर पूरी तरह से या पार्शियली, आंशिक रूप से आपकी ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए, नहीं उसके एडिटिंग और मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें रेलवे बोर्ड ने मना नहीं किया है। सिर्फ ये क्या है कि आप ओवरऑल ऑनरशिप नहीं ले सकते उसमें, या उसकी जो भी मीडिया है आपका उसमें आप पार्टिसिपेट जो एडिटिंग या मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं, बाकी पार्टिसिपेट करने के लिए मना नहीं किया है। इसके अंदर लिखा भी है कि द रेलवे सर्वेंट पब्लिशिंग बुश सॉरी a railway servant publishing a book and participating in public media shall at all time make it clear that the views expressed by him are his own and not that of government। तो पब्लिक मीडिया में जब आप पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार ने मना नहीं किया है, लेकिन बस उसको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और अभी भी मैं रिपीट करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कंडक्ट रूल के बारे में, ये मेरे विचार है, सरकार के नहीं है। इसको आप ऑफिशियली ना लें। ये मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ। इवन मेरा आप चैनल भी देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई जो मेरे विचार हैं वो मेरे व्यक्तिगत है, सरकार के नहीं है। तो आप जब भी मीडिया में जाते हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी मीडिया में आप जाते हैं, ट्विटर वगैरह में, तो उसमें पार्टिसिपेट करते वक्त आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके व्यक्तिगत विचार हैं, सरकार के नहीं है। और सरकार की आलोचना तो आपको करनी ही नहीं है, ऑब्वियसली वो आपका वैसे ही दूसरा कंडक्ट लगेगा। लेकिन मीडिया में भी आप जाते हैं तो आपको अपने विचार बताना है कि मेरे विचार है, वो सरकार की कभी आपको आलोचना नहीं करनी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला यही आ गया हमारी रूल 9। इसमें भी वही बात की है कि सरकार की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी रेल कर्मचारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम सरकार ही हमको सैलरी देती है, तो ये एक मोरली भी हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमको सैलरी देती है, जो हम जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम ना बोलें। और ये हमारा कंडक्ट रूल भी है कि आप जो है सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं पब्लिकली किसी भी फोरम में। और मेरा मानना तो है कि घर में भी नहीं करना चाहिए कि यार जब सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, नौकरी दे रही है, तो क्यों आप बुराई कर रहे हो। आप अगर किसी से एग्री नहीं करते तो छोड़ दीजिए नौकरी, मेरा सिंपल फंडा है। जब आप नौकरी कर रहे हो तो सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हो। आप एग्री नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज से हम एग्री करें डिसएग्री अलग बात है, लेकिन पब्लिकली तो नियम 9 के हिसाब से आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ये आपका नियम 9 है। नियम 10 बता है, इसमें कहा समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। तो इस रूल 10 के हिसाब से कहा है कि बिना सरकार की अनुमति लिए बिना आप किसी भी कमिटी या प्राधिकारी या समिति के समक्ष आप गवाही नहीं दे सकते हैं। रूल 10 बोलता है गवाही देने के बारे में है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि आपको कोर्ट में बुलाते हैं, कई डीआर इंक्वायरी बुलाते हैं, कई भी काफी सारी इंक्वायरीज होती है, सीबीआई वाले बुला सकते हैं, लीगली कोर्ट में आपको बुलाया जाता है। तो मैं बता दूं इसमें कि कोई भी गवाही अगर सरकारी आदेश से आती है, चाहे कोर्ट में हो, चाहे सीबीआई बुला रही हो, विजिलेंस बुला रही हो, डीआर के अंदर इंक्वायरी है, तो कोई भी सरकारी अगर गवाही है तो वहां जाने के लिए मनाही नहीं है, वहां आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं गवाही देने जाते हैं तो उसके लिए आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकारी मामले में लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका बताया है रूल 10। रूल 11 में बताया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन।
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। Every railway servant shall, in performance his duty in good faith, communicates information to a person in accordance with the RTO। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है जो आरटीआई का इंफॉर्मेशन जो देगा वो आरटीआई के तहत ही इंफॉर्मेशन दे सकता है और पूरी ईमानदारी से सही जानकारी दे आरटीआई के अंदर। दूसरा, इसके अलावा कोई भी आरटीआई के अलावा कोई भी आदमी डाकू मांगता है या जिसमें आरटीआई तो मांग लूंगा आप मुझे वैसे दे दो, तो आपको नहीं देना है। कोई भी कर्मचारी जो है आरटीआई के तहत तो मांग सकता है, लेकिन वैसे आप किसी भी कर्मचारी को आपका ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं करना है। स्पेशली अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो भी मना किया सरकार ने। तो आपको आरटीआई के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कैजुअल है, लेकिन नहीं, आपको इस रूल जो है आपका रूल 11, इसके हिसाब से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, आरटीआई में मांगा जाए तो आरटीआई के जो भी नियम है उन नियमों के दायरे में, आरटीआई में भी कुछ नियम, रूल 8 के तहत कुछ मना करना है तो वो एक अलग बात है। तो जो आरटीआई के नियम के तहत आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको देना है। इसके अलावा विदाउट आरटीआई आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहरी व्यक्ति को नहीं देनी है, आपका रूल 11 बोलता है। रूल 12 है आपका सब्सक्रिप्शन चंदा। चंदे के बारे में ये लिखा हुआ है कि नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट or of competent authority asked for or accept contribution to and otherwise associate himself with the raising of any fund or other collection in cash or any kind in pursuance of any object whatsoever। इसमें कहा गया है कि नॉर्मली कोई भी कर्मचारी है वो किसी भी तरह से चंदा नहीं ले सकता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। अक्सर हमने देखा है, कई बार मिसलेनियस रीजन से चंदा लोग चले जाते हैं, तो ये बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप चंदा नहीं ले सकते हैं। ये बता दूं आपको, लोग कैजुअली मानते हैं चंदा आप नहीं ले सकते हैं। सिर्फ सर्टेन जहां अलाउ किया है सिर्फ वहां ही आप मांगने का है। जैसे यूनियंस को इसको अलाउ किया हुआ है, वो जो कंट्रीब्यूशन करते हैं इनका ईयरली कंट्रीब्यूशन, वो एक अलग बात है। बाकी इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है चंदा ना तो मांग सकता है, ना उसके लिए कलेक्शन कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा जो है 30 नंबर का रूल है। 13 में दो आते हैं हमारे, गिफ्ट आता है, और 13A में आता है दहेज, डाउरी के बारे में आता है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो उपहार होता है, हमारे जो हिंदुस्तान है, देश है भारत, इसमें कई कस्टम्स होते हैं, जैसे शादी रीति रिवाज, बर्थडे वगैरह होते हैं। तो उसमें सरकार ने कुछ लिमिटेशन दिया है कि जो शादी वगैरह, जो पर्सनल जो आपके ओकेजन्स होते हैं, हमारे जो गतिविधियां होती हैं हमारी, तो उसके तहत जो आपके नियर रिलेटिव या जो आपके जो दोस्त होते हैं उनसे उपहार लेने के लिए थोड़ी सी लिबर्टी दी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट दी है। तो ग्रुप ए के मामले में 25,000 रुपये, जो लेटेस्ट अभी रूल है उसके हिसाब से 25,000 ग्रुप ए ऑफिसर ले सकता है। इससे ऊपर अगर लेता है तो वो सरकार को उसकी जानकारी देगा। ग्रुप बी के मामले में 15,000 है, और ग्रुप सी के मामले में 7,500। ये लेटेस्ट जो रेट है वो बताया गया रेलवे बोर्ड ने। इसके बाद जो ओकेजन, शादी या जो भी आपका जो फंक्शन होते हैं, उसके अलावा बिना किसी रीजंस के जो आप गिफ्ट आते हैं, उसमें एक लिमिट जो दी है, उसमें बताया कि ग्रुप ए और बी ऑफिसर के लिए 5,000 की लिमिट है। 5,000 से अधिक बड़ा गिफ्ट आता है तो आपको सरकार को उसकी जानकारी देनी है, और जिसके साथ आप डीलिंग है, ऑफिशियल डीलिंग है, तो वहां आपको परमिशन भी लेनी है। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए ये 2,000 लिमिट है। तो ये लेटेस्ट जो रेट हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। तो आपको जो शादी वगैरह जो आपके कार्यक्रम होते हैं, आपके पारिवारिक कार्यक्रम जो होते हैं, उसके अंदर जो लिमिट है वो आपकी अलग है। और उन कार्यक्रमों के अलावा आप जो यूजुअली आप लेंगे तो उसमें आपको 5,000 2,000 की लिमिट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए जो लास्ट सब्जेक्ट में ले रहा हूँ वो है आपका दहेज डॉरी। ये आप वैसे जानते होंगे कि कोई भी रिलेशन जो कर्मचारी है वो ना तो दहेज लेगा, ना दहेज देगा, ना उसके लिए उकसाएगा, ये कहा गया है। इसके अलावा 3A2 में लिखा हुआ है कि डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ ए ब्राइड और ब्राइडग्रूम एज द केस में बी एनी डाउरी। तो आप डायरेक्टली मांग रहे हो या इनडायरेक्टली मांग रहे हैं, कई लोग घुमा घुमा के मांगते हैं कि भाई हमारा वेलकम कैसे करेंगे। तो ये सब वेलकम करना भी फिर वो इसमें आ जाएगा, आपका 3.2 में आ जाएगा। वेलकम करना भी इनडायरेक्टली शब्द इस्तेमाल करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दहेज लेना नहीं है, ये कहा गया है। ये वही लिमिट मैंने आपको यहाँ दोबारा बता दी है गिफ्ट के बारे में। जो ओकेजन जनरली होते हैं, शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि, धार्मिक कार्य,
कार्यों जैसे अवसरों पर जब उपहार देना प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक प्रथा के अनुरूप होता है, तो एक रेलवे कर्मचारी अपने करीबी रिश्तेदारों या अपने निजी दोस्तों से उपहार स्वीकार कर सकता है। तो ये जो आपके ओकेजन्स है वो बताया हुआ है, शादी, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स एंड रिलीजियस फंक्शन। तो इसमें जो लिमिट है 25,000, 15,000, 7,500 है। ग्रुप ए के लिए 25, ग्रुप बी के लिए 15 और ग्रुप सी के लिए 7,500। और अदर जो केसेस हैं, ये जो लेटर निकला है ये आपका 5,000 और 2,000 का जो लेटर है ये 2020 में निकला है आपका। तो ये आपका रूल 13 आज हमारा पूरा हो गया। तो आज मैं समझता हूँ इतना सफिशियंट है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा आपका। तो बाकी मैं नेक्स्ट जो पार्ट में बाकी जो हमारे 14 से लेके 26 तक जो है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और ये 2 पार्ट बनाने के बाद फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन कुछ रेलेवेंट सर्कुलर निकाले हैं इसके ऊपर, वो भी अच्छे लगे मुझे, तो उस पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कंडक्ट रूल पे। तो प्लीज देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।